नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं तन सिंह सक्सेस पॉइंट स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। तो मैं आपके साथ उपस्थित हूँ ज्योग्राफी के बेसिक इंट्रोडक्शन के संबंध में क्लास अपन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले 9th क्लास की एसएसटी के बारे में। 9th क्लास की जो एसएसटी सब्जेक्ट है, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस जो अपनी सब्जेक्ट चलती है, इसमें कुल मिला के 4 सब्जेक्ट है वो समाहित किए गए, जिसमें से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। तो उसके संबंध अपन बात करते हुए सबसे पहले ज्योग्राफी की बात करेंगे अपन। ज्योग्राफी में सबसे पहले मैं बात करूं तो अपनी जो 9th क्लास की जो सब्जेक्ट है, इसमें ज्योग्राफी के संबंध में सारा का सारा जो मैटर दिया हुआ है वो भारत का दिया हुआ है। तो 9th क्लास में अपन सब कुछ चीज़ें हैं वो भारत के संबंध में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कितनी भागों में बांटा गया है और इसकी कौन सी शाखा है वो अपने को 9th क्लास में पढ़नी है। सामान्यतः अगर मैं स्कूली शिक्षा की बात करूं तो स्कूली शिक्षा में है वो 9th से 12th जो ज्योग्राफी दी गई है, इसमें वो 2 प्रकार की शाखाओं को कवर किया गया है। ज्योग्राफी है, इसकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट की अगर अपन बात करें तो इसकी मुख्यतः 2 शाखाएं होती हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल, और उसके अलावा दूसरी जो शाखा है वो है फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल। अगर अपन मानव भूगोल की बात करें तो इस भूगोल में मानव से जुड़े सभी क्रियाकलापों को है वो इस भूगोल में समाहित किया जाता है। और फिजिकल जो ज्योग्राफी है, भौतिक जो भूगोल है, उसमें अपन देखेंगे कि पृथ्वी के जो चारों तरफ का वातावरण है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, पृथ्वी की बेसिक है वो स्ट्रक्चर कैसी है, उन सब पहलुओं को लेकर है वो इसमें जो तत्व है वो शामिल किए गए हैं। तो 2 प्रकार की शाखाएं, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें अलग अलग चीज़ों को अपन पढ़ते हैं। तो मैं आज आपके सामने वो 9th क्लास का बेसिक स्ट्रक्चर, या अपन कह सकते हैं जो बेसिक 9th क्लास में है, वो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन सी है वो आगे कौन कौन से चैप्टर, या अपन कह सकते हैं भी 9th में अपन ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूँ तो अपन बात करेंगे, अपनी जो सब्जेक्ट चलेगी वो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जियोग्राफी। ज्योग्राफी जो अपनी सब्जेक्ट है, इसे हम हिंदी भाषा में भूगोल कहते हैं। ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हालांकि साइंस और आर्ट्स दोनों का सब्जेक्ट चलता है, और इस सब्जेक्ट में अपन कुछ ऐसे सिद्धांत भी पढ़ेंगे जिससे जो है वो पूरे सिद्धांत पृथ्वी की आंतरिक संरचना, या कह सकते हैं पृथ्वी की गतियों को बताएगी। तो अपन शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी। सबको पता है कि ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी की मुख्यतः 2 शाखाएं हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी और दूसरी जो अपनी शाखा चलती है वो है फिजिकल ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर वो समस्त क्रियाकलाप शामिल किए जाते हैं जो मानव के संदर्भ में हो। मानव के संदर्भ में सारे क्रियाकलाप, जैसे अगर उदाहरण की बात करूं तो जनसंख्या भूगोल हो गया, औद्योगिक भूगोल हो गया, संसाधन भूगोल हो गया, ये सारे सारी इसकी जो उपशाखाएं हैं वो सारी उपशाखाएं ह्यूमन ज्योग्राफी में शामिल की जाती है। दूसरी जो मैं आपको मोटे मोटे रूप से बता रहा हूं, दूसरी जो अपनी भूगोल है, भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी, इस भूगोल में अपन पढ़ने वाले हैं कि पृथ्वी की जो संरचना कैसी है, पृथ्वी की संरचना, या अपन कह सकते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन कौन सी तत्व पाए जाते हैं, पृथ्वी का बाहरी वातावरण कैसा है, पृथ्वी कैसे गति करती है, और सौर मंडल का पूरा, या अपन कह सकते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड का पूरा कालक्रम है वो इस सब्जेक्ट में अपन पढ़ते हैं। भूकंप विज्ञान हो गया, ज्वालामुखी विज्ञान हो गया, जलवायु विज्ञान हो गया, ये सारी उपशाखाएं है वो इसमें शामिल की जाती है। अब अपन बात करें स्कूली शिक्षा की, तो स्कूली शिक्षा में जो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पार्ट दिया गया है, वो अपने जो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट दिया गया है 2 क्लासों में, और वो 2 क्लासें हैं। एक तो अपने जो बेसिक क्लास 10th की ज्योग्राफी में है वो इनको समाहित किया गया है, उसके अलावा 12th की ज्योग्राफी। आपको मैं बता दूं 10th की जो ज्योग्राफी है, इसमें सारा का सारा जो मैटर है वो भारत के संदर्भ में दिया गया है, और 12th की जो ज्योग्राफी बुक चलती है उसमें एक बुक अपने भारत की और उसके अलावा एक बुक है वो विश्व के संदर्भ में दी गई। लेकिन 10th और 12th में कहीं पर फिजिकल ज्योग्राफी के मैटर को शामिल नहीं किया गया। तो आखिर ये मैटर कहाँ शामिल है? ये मैटर शामिल है 9th क्लास और 11th क्लास। अगर मैं 9th क्लास की बात करूं तो इस 9th क्लास की ज्योग्राफी सब्जेक्ट में कुल है वो 7 चैप्टर दिए गए, 7 पार्ट दिए गए, जिसमें है वो फिजिकल ज्योग्राफी के संबंध, फिजिकल स्ट्रक्चर। हालांकि ये जो फिजिकल स्ट्रक्चर है 9th क्लास में पूरा इंडिया का दिया हुआ है,
और यही अगर अपन 11th की बात करें तो 9th और 11th में एक बुक तो कॉमन ही है, वही की वही, जो चैप्टर के नाम, पाठों के नाम भी वही दिए गए हैं, और उसमें जो मैटर है 9th के बजाय 11th में थोड़ा सा उसका लेवल है वो अप किया गया है। उसके अलावा 11th में जो दूसरी बुक चलती है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें है वो सारा का सारा जो मैटर पृथ्वी के संबंध में दिया हुआ है। पृथ्वी आंतरिक गति कैसे करती है, कौन कौन सी प्लेटों के ऊपर है वो ठहराव है, प्लेटें गति कैसे करती हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन से जीवों की उत्पत्ति कब हुई, कौन से काल में हुई। उसके अलावा भूकंप के बारे में दिया हुआ है, ज्वालामुखी के बारे में दिया हुआ है, महाद्वीप महासागरों का निर्माण है वो इसमें दिया हुआ है। बहुत सारी चीजें है वो पृथ्वी के संबंध में अपने को पढ़नी। तो यहाँ से है वो एक चीज क्लियर होकर आई है कि 10th और 12th की ज्योग्राफी में अपने को पूरा का पूरा मैटर है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का पढ़ना है, और 9th और 11th की जो बुक चलती है ज्योग्राफी की, उसमें पूरा का पूरा फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी क्या, फिजिकल ज्योग्राफी में अपन बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो पृथ्वी ग्रह का हो, चाहे वो मंगल ग्रह का हो, चाहे वो अमेरिका का। अपने जो 9th में बुक चल रही, आज अपन इसकी बात करेंगे कि 9th की बुक में है वो अपन क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। 9th की बुक में कुल 7 चैप्टर होंगे, उसमें है वो पूरा पूरा जो मैटर है वो भारत का दिया गया है। मैं भूगोल की बात करूं सबसे पहले सामान्य कि आखिर भूगोल कहते किसे, तो अपने चारों तरफ का जो वातावरण है, उस वातावरण में जो मानव के अंतर संबंध है, मानव की जो क्रियाकलाप है, कैसे उन चारों तरफ के वातावरण में मानव है वो अपने आप को यहाँ स्थायी करके बैठा है, उनके जो मध्य संबंध है उसी को अपन भूगोल कहते हैं। तो ये अपने है वो बेसिक मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट में है वो अपन क्या क्या चीजें पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले मैं बात करूं ज्योग्राफी में 9th की ज्योग्राफी में, 9th SST में कुल 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जिसमें से अपन बात कर रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। ज्योग्राफी की अगर बात करूं तो जिसमें पहला चैप्टर अपने चलता है, सबसे फर्स्ट चैप्टर चलता है भारत का आकार और स्थिति। भारत का आकार व स्थिति मैंने आपको हालांकि पहले बता दिया कि इसमें सब कुछ अपन इस पूरी बुक में अपन सिर्फ और सिर्फ भारत के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ भी मैटर है वो अपने विश्व का या किसी अन्य देश का नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले अपना जो पहला चैप्टर चलेगा भारत की आकार और स्थिति। अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं तो इस चैप्टर में सबसे पहले अपने को पढ़ना होगा अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड। अब इसकी बात अगर अपन करें अक्षांश देशांतर की, तो इसके संबंध में अपने हालांकि इतना ही दिया होगा भारत का अक्षांशीय मान कितना है, देशांतरीय मान कितना, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना होता है कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, भारत के संदर्भ में अपन क्यों पढ़ते हैं, इन रेखाओं का आखिर महत्व क्या है, कैसे है वो ये रेखाएं काल्पनिक रूप से खींची गई, कब खींची गई, इनका है वो वर्तमान में क्या यूज है। तो इन सब मामलों में अपन है वो अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। सबको पता होगा कि भारत के मध्य से एक अक्षांश रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री, जिसे अपन कर्क रेखा कहते हैं। 8 राज्यों से है वो ये रेखा गुजरती है, तो उसके संबंध में अपन पढ़ने वाले। और जो समय का निर्धारण करने वाली रेखा है वो है देशांतर रेखा है, तो इनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें बता रहा हूँ, आखिर आगे पढ़ने क्या वाले। पहला अपना टॉपिक ये रहेगा। दूसरा जो अपना टॉपिक है वो है विस्तार, भारत का विस्तार। भारत आखिर पहले तो विस्तार हो गया अक्षांश और देशांतर के हिसाब से, कौन से अक्षांशों के मध्य है, कौन से देशांतरों के मध्य है। भारत की बात करें 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरों की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है वो अपना भारत स्थित है। ये तो अपन ने बता दिया अक्षांश और देशांतर के अनुसार। अगर अपन बात करें विस्तार के हिसाब से तो भारत की है वो लंबाई और चौड़ाई कितनी, लंबाई और चौड़ाई, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, आखिर ये कितना भारत है वो लंबा और कितना चौड़ा है, इसके बारे में बात करेंगे। 2933 और ऊपर से नीचे अपन जाएंगे तो 3233 किलोमीटर है वो भारत की लंबाई में फैला हुआ है भारत। अब ये विस्तार हो गया। तीसरा अपने पास आता है, अपन कह सकते हैं विदेशी देश, या इसको अपन कह सकते हैं पड़ोसी देश। कौन कौन से है वो पड़ोसी देश भारत के हैं। पड़ोसी देश कितने भारत के पड़ोसी देश है, तो मुख्य रूप से अगर अपन बात करें स्थलीय रूप से 7 पड़ोसी देश, और अगर अपन है वो बात करेंगे समुद्री रूप से या सागरी रूप से तो 2 है वो भारत के पड़ोसी देश है। तो पड़ोसी देश और पड़ोसी देशों से कितनी सीमाएं लगती हैं वो भी अपन विस्तृत बताने वाले हैं, कौन कौन सी है वो सीमाएं भारत से लगती हैं। पड़ोसी देशों के बाद भारत की स्थलीय सीमा, 2 प्रकार की सीमाएं, स्थलीय जहां अपने पड़ोसी देश है, दूसरी अपने सीमा है जलीय सीमा, और एक अपन बात करने वाले हैं हिंद महासागर के संदर्भ में। भारत से एक महासागर की सीमा लगती है और उस महासागर का नाम है हिंद महासागर।
तो हिंद महासागर के संबंध में भी अपन भारत से रिलेटिव है वो चीजें सारी पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से भारत के द्वीप है ना, कौन कौन से द्वीपों में कौन कौन से सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन से निष्क्रिय है, कौन से सुषुप्त है। तो हिंद महासागर के संबंध अपन पढ़ने वाले। तो ये मेनली टॉपिक हो गए जो पहले चैप्टर में अपन कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ चीजों में है वो भारत की जनसंख्या के बारे में भी हल्का हल्का दिया हुआ है। जनसंख्या के संबंध अपना 7वां चैप्टर पूरा जनसंख्या का ही चलता है। जनसंख्या के बाद क्षेत्रफल, भारत है वो विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ स्टैंड करता है, जनसंख्या के अनुसार कहाँ स्टैंड करता है। तो ये सब चीजें है वो मोटे मोटे रूप से पहले पार्ट में दी हुई। पहले पार्ट में अपन मुख्यतः कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ भारत को, भारत की बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे कि भारत की कितनी जनसंख्या, क्या क्षेत्रफल, कहाँ स्थित है। अगर कोई पूछ ले कि भारत कहाँ स्थित है तो अपन ये तो कहेंगे नहीं भाई अपने पड़ोस में, पाकिस्तान के पड़ोस में, उसमें अपने को एग्जैक्ट इनकी स्थिति बतानी होगी, कौन से अक्षांशों में, कौन से देशांतरों में, कौन इसके पड़ोसी देश है। ठीक है, तो ये सारा अपना है वो पहला पार्ट चलेगा। इसके ऊपर अपन पूरा मैपिंग से पढ़ने वाले, मैप के द्वारा आपको समझाया जाएगा कहाँ पे भारत है, कहाँ पे भारत का कौन सा राज्य है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये कर्क रेखा है वो गुजर रही है, तो वैसे ही है वो अपन पहला चैप्टर पढ़ने वाले। तो ये अपना हुआ पहला चैप्टर। सबसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी में, या अपन कह सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है तो वो अपना चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 2। अगर अपन दूसरे चैप्टर की बात करें तो दूसरे चैप्टर में दिया हुआ है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप, बेसिक स्ट्रक्चर। आखिर भारत की भूमि का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो भारत की जो भूमि है उसके उच्चावच, उच्चावच का मतलब हो गया ऊंच नीच। भारत की भूमि है वो कैसी है, कहीं पे अपन देखते हैं कहीं पे भूमि काफी ऊपर उठी हुई, जैसे अपन पर्वत या पठार सामान्यतः है वो पहाड़ियाँ कहते हैं, पर्वत कहते हैं, या समतल भूमि उसको अपन पठार कहते हैं। कहीं पर रेतीले मैदान है मरुस्थल कहते हैं। कहीं पर अपन देखेंगे वो पूरे की पूरी नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान है। तो भारत में है वो कौन कौन से भौतिक स्थलाकृतियां है, या अपन कह सकते हैं भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है। कहीं पे अपन देखते हैं मैदान है, उनके संबंध में पढ़ेंगे मैदान कैसे बने। कहीं पर अपन देखते हैं समतल भूमि जिसे अपन पहाड़ कहते हैं। कहीं पर अपन देखते हैं पर्वत है, बड़ी बड़े पर्वतों की, या अपन कह सकते हैं बड़े बड़ी है वो श्रृंखलाएं हैं पत्थरों की जिसे अपन पर्वत कहते हैं। उसके अलावा अपन देखते हैं पहाड़ियाँ, छोटे छोटे जो पर्वतों के अपन कह सकते हैं समूह है, एक आध जो पर्वत होते हैं बिखरे से, उनको अपन है वो पहाड़ी कहते हैं। कुछ अपन देखते हैं मरुस्थल भी है ना। तो ये सारी स्थलाकृतियां है। कहाँ पर कौन सी स्थलाकृतियां। अगर अपन भारत की बात करें स्थलाकृतियों की, ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट चलने वाला है अपने इस बुक का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। स्थलाकृतियों की बात करें तो भारत को 6 भौतिक स्थलाकृतियों में बांटा गया है, जिसमें से सबसे पहले बात करें उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, जिसको है वो पुनः 3 भागों में अपन बांटते हैं। सबसे पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा अपना चलता है वृहत हिमालय, और तीसरा है लघु हिमालय। और इसका ही नीचे जो एक छोटा सा पार्ट है, जो सबसे नवा पार्ट है, अपन कह सकते हैं सबसे वो बाद में बना हुआ पार्ट, वो है शिवालिक हिमालय। तो ये अपन 3 भागों में बांटेंगे। हिमालय में कौन कौन से दर्रे हैं, कौन कौन से है वो हिमालय में घास मैदान है, हिमालय में कौन कौन सी यहाँ से नदियाँ निकलती है। तो ये पूरा का पूरा सारा है वो अपन हिमालय के बारे में पढ़ने वाले। कितना इसका क्षेत्रफल है, कौन कौन से देशों में इसका विस्तार है, कौन सी इसकी ऊंची चोटियाँ हैं, तो ये सारा अपन इसमें पढ़ेंगे। दूसरा जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट भारत का, जिसे अपन है वो खाद्य पेटी कह सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है अपने मैदान, उत्तरी पूर्वी का मैदान, जिसमें वो मुख्य 3 नदियां है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज। तो इनका पूरा का पूरा है वो मैदान के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनाती है, जैसे अपन कह सकते हैं कि सबसे पहले वो भाबर, तराई, खादर और बांगर स्थलाकृतियां बनी, तो वो कैसे बनती है, कौन कौन सी नदियों के द्वारा, कौन सी यहाँ पे है वो कृषि की जाती है, कौन सी वनस्पति है, सिंचाई के साधन कहाँ कहाँ से उपलब्ध होते हैं, सर्वाधिक सिंचाई कहाँ हो रही है, ज़्यादा सिंचाई होने से क्या नुकसान है, क्या लाभ है, वो सारा है वो अपन इसमें पढ़ने वाले। मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, अपन आखिर पढ़ेंगे क्या, क्योंकि पहले जब आपको ये पता चल जाए कि अपन इस पार्ट में ये चीज़ें है वो पढ़ने वाले, तो अपने लिए चीज़ें क्या है थोड़ी सी आसान हो जाती है कि अपने को पहले ही बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया गया और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को क्लियर करेंगे। तीसरा जो अपना पार्ट है, जहां अपना राजस्थान स्थित है, थार का मरुस्थल। भारत पाकिस्तान दोनों देशों मुख्यतः है वो इसका विस्तार है, तो इसमें से सिर्फ थार मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ है ना, कहाँ से है वो पवनें उड़ के आई, या जल के साथ है वो पवनों के कारण है वो रेत है वो उड़ के आई, तो है ना। तो वो सारा का सारा मैटर अपना थार के मरुस्थल में पढ़ने वाले हैं। कैसी वनस्पति है, ज़्यादा तापमान क्यों रहता है, बारिश कम होने के कारण क्या है ना, सर्दियों में यहाँ मावठ क्यों होती है, गर्मियों में तो बारिश नहीं होती। तो ये सब चीज़ें वो थार मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो अपना है वो दक्षिण का पठार या दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय भारत का पठार कह सकते हैं, तीनों ओर से जल से घिरा हुआ। तो इस पठार में अपन देखेंगे कौन कौन सी नदियाँ है वो बहती है
कौन कौन सी बड़ी पर्वतमालाएं हैं, उसके अलावा यहाँ पर है वो कौन कौन से पठारी, छोटे छोटे पठार है, इस कारण पूरा का पूरा प्रदेश पठार प्रदेश कहलाता है। तो ये सारी की सारी, और आपको मैप में ही नजर आ रहा होगा कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। पांचवें भौतिक प्रदेश की बात करें तो तटीय मैदानी प्रदेश। स्थल भाग का जो अपन कह सकते हैं, ऐसा स्थल भाग या स्थल कोई भी ऐसा जो समुद्र से जुड़ा हुआ है, इसको अपन तटीय भाग कह सकते हैं। भारत के कुल 9 राज्य हैं जो तटीय भाग में आते हैं। तो ऐसे प्रदेश ये जो कवर है वेस्ट बंगाल से अपन शुरू करेंगे गुजरात तक, है ना। यहाँ अपन कह सकते हैं गुजरात से वेस्ट बंगाल, तो 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लग रही है, हिंद महासागर से लग रही है। तो इस दौरान कौन कौन सी है वो यहाँ पर नदियाँ बहती है। जैसे अपन अगर पश्चिमी घाट की बात करें तो कोंकण रेलवे वगैरह कौन कौन सी है वो छोटी छोटी धाराएं जाके मिल रही है। और यहाँ पे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, महाबलेश्वरम वगैरह। तो कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पर है वो, यहाँ पर जैसे मैंग्रोव वनस्पति हो गई, सुंदरी हो गई, तो कौन सी वनस्पति यहाँ पर पाई जा रही है, ये सारी इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। आगे अपन बात करें अपना द्वीप समूह। हिंद महासागर की मैंने बात की, एक द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में, अंडमान एंड निकोबार। 550 से अधिक द्वीप थे, वर्तमान में बहुत सारे डूबने के कारण 250 ही द्वीप बचे। और दूसरा जो अपना है वो लक्षद्वीप, अरब सागर में जो स्थित है। तो इस प्रकार अपन है वो भारत के 6 भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ने वाले हैं पूरा ही विस्तार से। कोई भी चाहे एग्जाम हो बेटा, क से कांस्टेबल से कलेक्टर तक, इस चैप्टर में से अगर आप 11th में जाओगे तो वहां पर भी दूसरा चैप्टर यही होगा। तो इस चैप्टर में से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये अपना दूसरा चैप्टर, और इसका नाम होगा भारत का भौतिक स्वरूप, भारत की आखिर भूमि की बनावट कैसी है। आगे अपन बात करते हैं तीसरे चैप्टर के ऊपर। एनसीईआरटी में आपका जो तीसरा चैप्टर दिया हुआ है 9th क्लास की ज्योग्राफी में, और वो है अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। अब ये अपवाह तंत्र क्या होता है, जिसमें अपन नदी नालों के बारे में पढ़ते हैं, उसे अपन कह सकते हैं सामान्यतः अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम। अब अपना जो तीसरा पार्ट है, इसमें अपन मोटे रूप से नदियों और झीलों के बारे में पढ़ना है। भारत में कौन कौन सी है वो प्रमुख नदियां हैं, उनका प्रवाह क्षेत्र कितना है, उनमें कौन कौन सी सहायक नदियां मिल रही है, उनके किनारे कौन कौन से शहर स्थित है, उनका प्रदूषण क्यों हो रहा है, प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाई जा रही है, अपने को पर्सनली क्या कदम उठाए जाने चाहिए, वो सारा इसमें वो पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र में मोटे रूप से अगर अपन बात करें तो अपवाह तंत्र में सबसे पहले अपने को है वो नदियों के बारे में पढ़ना है। नदियों के बाद बात करें तो झीलों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद छोटे मोटे तालाब वगैरह, है ना, इन तीनों चीजों के बारे में है वो अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर अपन एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में है वो मुख्यतः 2 प्रकार से अपवाह तंत्र को बांटा गया है। सबसे पहले वो नदियां जो है वो हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलने वाली नदियां। दूसरा जो अपना पार्ट है वो है प्रायद्वीपीय नदियां। अभी अपन ने बात की कि प्रायद्वीप पठारी प्रदेश, यहाँ से बहुत सारी नदी निकलती है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हो गई, ताप्ती हो गई, नर्मदा हो गई, है ना। तो ऐसी पेरियार हो गई, भरतपुजा हो गई, बहुत सारी नदियां निकलती हैं। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां कहाँ से उद्गम होती है, कौन कौन से राज्यों में बहती है, कितने लंबाई में बहती है, कौन सी इनकी सहायक नदियां है, कौन कौन से इनके ऊपर सिंचाई परियोजनाएं संचालित की जा रही है, कौन से है वो राज्य में सर्वाधिक इसका है वो फायदा मिल रहा है, कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं इनके ऊपर संचालित की जा रही है, वो सारा एकदम अपन विस्तार से पढ़ने वाले। अब मैं अगर बात करूं आरबीएससी की, जो आज से पहले अपने सिलेबस चलता था, आरबीएससी में 3 प्रकार से नदियों को बांटा गया था। सबसे पहले वो नदियां जो अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती थी, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। जो नदियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पानी है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिराती थी, तो वो अपन पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। दूसरा जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और तीसरी नदियां वो है जो आंतरिक प्रवाह की, जो अपना जल है वो कहीं न ले जाकर है वो सिर्फ और सिर्फ जैसे अपन बात करें घग्गर नदी की, तो वो नदी सिर्फ और सिर्फ है वो भारत के आंतरिक भाग में बहती, किसी समुद्र में जाके मिलती नहीं। तो ये तो बात हुई सामान्यतः नदियों के बारे में। अब थोड़ी सी नदियां देख लेते, जैसे भारत में सबसे प्रमुख नदी होगी गंगा, एक अपने इंडस होगी, इसको हम सिंधु नदी कहते हैं, एक अपने जो है वो तिब्बत में जिसको सांगपो वगैरह कहते हैं, तो वैसे ही है वो ब्रह्मपुत्र नदी हो गई भारत में। उसके अलावा प्रायद्वीपीय, ये तो तीनों जो नदियां हैं इंपॉर्टेंट रूप से, ये नदियां हो गई अपने हिमालय की नदियां। इनकी सहायक नदियां पढ़नी पड़ेगी, जैसे सिंधु की अपन कह सकते हैं, झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी, व्यास, सतलज वगैरह, तो ये सारी नदियां हो गई। उसके अलावा महानदी है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है और कावेरी है। इधर अपन बात करें नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, भरतपुजा हो गई, पेरियार हो गई, कृष्णा हो गई, भीमा हो गई, है ना, शरावती नदी हो गई, तुंगभद्रा हो गई। तो सारी नदियों के बारे में अपन पूरा पढ़ने वाले। झीलों की बात करें तो झीलें सामान्यतः
कुछ झीलें खारी होती है जो समुद्र से सटे इलाकों में, है ना, जिनको लेगून झीलें भी कहते हैं। कुछ झीलें है वो मीठे पानी की झीलें होती है, जैसे डल झील हो गई, वुलर हो गई, है ना, अपने यहाँ जैसे बालसमुंद हो गई जोधपुर में, है ना। तो ऐसी झीलें जो मीठे पानी की होती है, कुछ खारे पानी की होती है। तो ये सारा अपन तीसरे पार्ट में है वो पढ़ने वाले हैं। तीसरे पार्ट का नाम है अफवाह तंत्र, जिसे अपन इंग्लिश में ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तीसरे पार्ट के बाद जो विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी दुविधा बना हुआ पार्ट है जलवायु, क्लाइमेट। अगला अपना जो चौथा चैप्टर चलेगा उस चैप्टर का नाम है जलवायु। जल प्लस वायु, किसी भी क्षेत्र की वायु कैसी है, किसी भी क्षेत्र में है वो जल का क्या सिस्टम है, बारिश कितनी होती है, कैसे होती है, वो सारा का सारा। और अपन सिर्फ किसी भी देश की बात नहीं कर रहे, अपन बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ भारत की। तो जलवायु वाले चैप्टर में अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए, एक अपन सुनते हैं मौसम क्या है, और एक नया टर्म्स आपके सामने आ रहा है 9th क्लास में, जलवायु। मौसम और जलवायु जो प्रतिदिन घटनाएं, वातावरणीय घटनाएं घटती है। अपन कहते हैं सुबह का मौसम बहुत सुहावना था, शाम का गर्म है ना। तो मौसम प्रतिदिन चेंज होता रहता है। अपन कह सकते हैं कम समय में चेंज, जो भौगोलिक दशाएं होती है इसे मौसम कहते हैं। और औसत कई वर्षों की औसत मौसम को अपन जलवायु कह सकते हैं, या 30-40 वर्षों की जो औसत वायुमंडलीय दशाएं हैं जिसे अपन जलवायु कहते हैं। अपने को जलवायु सिर्फ और सिर्फ किसके संबंध में पढ़नी है, भारत के संदर्भ में। सबसे पहली बात तो वही है। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो ऋतुओं के बारे में बात करेंगे। सामान्यतः अपन सुनते हैं 3 ऋतु हैं, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, है ना। उसके अलावा भी शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। तो ये सारी ऋतुओं के बारे में अपन पढ़ने वाले, कौन कौन सी ऋतु होती है और इन ऋतुओं में कैसे कैसे बारिश होती है, वर्षा होती है। अगर मैं वर्षा की बात करूं, सर्दियों में जैसे मावठ हो गई, या अपने जो मानसून आता है वर्षा ऋतु में, ग्रीष्मकालीन जो मानसून है, उस मानसून अपन कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। बारिश कैसे हो रही है ना, पूरा का पूरा वर्षा का जो सिस्टम है अपन कहते हैं वर्षा या मानसून। मानसून का आगमन कब हो रहा है, मानसून का प्रत्यागमन कब हो रहा है, तो ये सब चीजें अपन पढ़ने वाले। मानसून कब भारत में एंट्री करता है, और बारिश अपन देखते हैं कभी कभार जल्दी होती है तो जल्दी होने का क्या कारण है, कभी कभार बारिश कम होती है तो कम होने का क्या कारण है, कौन कौन से कारक है जो बारिश करवाते हैं। वही जो पौने हैं, है ना, पौनों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी पौने हैं वो बारिश करवाने में सहायक है। उसके अलावा आपके एक विश्व की जो टर्म्स आएगी, अल नीनो और ला नीनो। अल नीनो और ला नीनो, ये दो ऐसी अंतर्राष्ट्रीय पौने अपन कह सकते हैं, ऐसी पौने हैं जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। इनके संदर्भ में भी अपने को पढ़ना है। उसके अलावा अपन भारत के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि यहाँ भारत में है वो तापमान अधिक क्यों रहता है, भारत में दाब का क्या है ना। कहीं पे अपन देखते दाब ज्यादा है, कहीं पे दाब कम है। दाब हमेशा ताप के विपरीत चलेगा, तो ताप और दाब के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा सामान्यतः ये जैसे मैप बनाया गया है कि भारत में जो है वो अंडमान निकोबार में जो मानसून का आगमन है वो 25 मई से स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा मुख्य भूमि में 1 जून से, और लास्ट है वो 25 जुलाई। पश्चिमी राजस्थान में 25 जुलाई को बारिश वो पहुंच पाती है। तो लगभग 1-1.5 महीने है वो मानसून पूरे भारत में फैल जाता है। फिर भारत में है मानसून लौटने का जो काल है वो सितंबर से स्टार्ट हो जाता है, और लगभग है वो अक्टूबर एंड तक पूरे भारत में वापस मानसून चला जाता है। अपन देखेंगे कहाँ पे है वो बारिश। देखो, विश्व में भारत ऐसा स्थान है जहाँ सर्वाधिक बारिश भी होती है, कम भी होती है ना। अपन बात करेंगे जैसे शिलोंग वगैरह, चेरापूंजी, मौसीनराम, यहाँ सर्वाधिक बारिश होती है। तो वही लेह लद्दाख और अपने सम में है वो सबसे कम बारिश हो रही है। तो ये सब चीजें अपन है वो जलवायु वाले चैप्टर में पढ़ने वाले। तो इस तरह अपन ने 4 है वो कंप्लीट की। ये जलवायु पाठ का ही है। अपन देख रहे हैं भारत में सर्वाधिक बारिश, है ना। इसको मैप से अपन देख सकते हैं भाई, 75 सेंटीमीटर से अधिक बारिश वाले कौन से क्षेत्र है ना। कम क्षेत्र को जैसे यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से इसमें पूरा राजस्थान और कच्छ का रन है वो पूरा दर्शाया गया है। थोड़ा बहुत क्षेत्र ये लद्दाख, बिल्कुल यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। हालांकि हिमपात तो है लेकिन बारिश है वो बिल्कुल कम होती है। अब पांचवें चैप्टर के बाद जो चौथे चैप्टर के बाद जो 5वां चैप्टर है, 5वें चैप्टर का नाम है वनस्पति, फॉरेस्ट एरिया। तो 5वें चैप्टर में अपन वनस्पति पढ़ने वाले हैं। और वनस्पति किसकी, सिर्फ और सिर्फ भारत की। भारत में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, भारत में है वो किस प्रकार की वनस्पति कौन सी मृदा में पाई जाती है, भारत में है वो वनस्पति के कौन कौन से प्रकार है। जैसे प्रकारों को भी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से आरक्षित, अनारक्षित, अवर्गीकृत के हिसाब से बांटा गया है। और अपन वनों के हिसाब से देखें तो उसमें भी सदाबहार वनस्पति, पर्णपाती वनस्पति, उसके अलावा अपन देखेंगे भैया ज्वारीय वनस्पति, है ना। तो वनस्पति के भी अलग अलग प्रकार है।
सबसे पहले अपन वनस्पति की परिभाषा, आखिर वनस्पति है क्या? क्या आपके आसपास जो बबूल वगैरह दिख रहे हैं क्या ये वनस्पति में आते हैं? क्या अपन जो खेती करते हैं क्या वो वनस्पति में आ रही है ना? तो वनस्पति में वृक्षारोपण अलग है, वनारोपण अलग है ना? तो इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि भाई वनस्पति आखिर है क्या। उसके बाद भारत में वनस्पति के प्रकार कौन कौन से हैं ये आपको मैप से बताए गए, अपन क्लियर करते हैं। सबसे पहले सदाबहार, हमेशा हरी भरी रहने वाली वनस्पति, कौन से क्षेत्रों में है वो सदाबहार वनस्पति पाई जाती है? तो जहां ज्यादा बारिश होगी वहां पर सदाबहार वनस्पति होगी। ठीक, उसके अलावा पर्णपाती या जिसे अपन मानसूनी भी कहते हैं, पर्वतीय वनस्पति, पर्वतों में सामर्थ्य होती है, इसमें बहुत सारे वजह से अपने जो आगे अपन कह सकते हैं इस पर्वतीय वनस्पति में ऊंचाई के आधार पे अलग अलग है वो पाए जाते हैं, है ना? तो अलग अलग प्रकार की पर्वतीय वनस्पति यहाँ पर पर्वतों में, हिमालय के क्षेत्र में यहाँ पर पाई जाती है, जिसमें से अगर अपन कह सकते हैं जूनिफर है ना, बहुत सारी वनस्पति है यहाँ पर। उसके अलावा मैंग्रोव वन, ब्रह्मपुत्र और गंगा इन दोनों नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र में जो पाई जाती है उस अपन वनस्पति को है वो मैंग्रोव वन कहते हैं, सुंदरी भी कहते हैं। तो यहाँ इस प्रकार की वनस्पति पाई जा रही है, तो ये प्रकार हो गया। और एक सरकारी जो प्रकार या अपन कह सकते हैं वनों का जो सरकारी हिसाब से बांटा गया है, वर्गीकृत, आरक्षित और अनारक्षित, वो भी अपन प्रकार पढ़ने वाले। फिर वनस्पति वर्तमान में है वो वनस्पति का है वो कितना क्षेत्रफल है, कहाँ पे सर्वाधिक है ना? सर्वाधिक अपन क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे मध्य प्रदेश है। प्रतिशत के हिसाब से अगर अपन देखेंगे मिजोरम है। अपने जो नई वनगणना हाल ही में हुई है, वनगणना में कितने परसेंट है वो, वनगणना के बारे में पढ़ेंगे। वनगणना में कितने परसेंट अनिवार्य कर रखे, 33%। भारत में कितने परसेंट वन है? नए आंकड़ों के हिसाब से 24.5656% है वो अपने यहाँ वनस्पति है, लेकिन होनी कितने परसेंट चाहिए? 33% चाहिए। तो ये सारा का सारा आंकड़ा अपन पढ़ने वाले। क्षेत्रफल के अनुसार अगर न्यूनतम बात करें तो पंजाब और हरियाणा, तो यहाँ सब है वो अपन वनस्पति के बारे में पढ़ने वाले। उसके अलावा एक छोटा सा अपना एक टॉपिक दिया हुआ है वनस्पति संरक्षण। वनों के संरक्षण के लिए अपन है वो क्या क्या कर सकते हैं और सरकार क्या कर रही है, तो वनस्पति संरक्षण के बारे में भी अपने को पढ़ना है। इसके अलावा छोटा सा अपना जो टॉपिक दिया हुआ है, छोटा सा टॉपिक कह सकते हैं यहाँ पे, इसके साथ ही जो समाहित है वो अपने समाहित है वन्य जीव। वन्य जीव में अपने को है वो नेशनल पार्क पढ़ने हैं, है ना, अभ्यारण्य पढ़ने हैं, चिड़ियाघर पढ़ने हैं, जू पढ़ने हैं, मृगवन पढ़ने हैं। कौन कौन से है वो अभ्यारण्य भारत में या राजस्थान में स्थित है, कौन से नेशनल अभ्यारण्य है ना, राष्ट्रीय उद्यान है अपने यहाँ, नेशनल पार्क है। राष्ट्रीय उद्यान की कौन कौन से है वो, उनके ऊपर मॉनिटरिंग कौन करता है, कौन सरकार करती है। अभ्यारण्य के ऊपर मॉनिटरिंग कौन करता है, किसको अपन अभ्यारण्य कहेंगे, किसको अपन नेशनल पार्क कहेंगे, तो ये सारा अपन विस्तार से पढ़ने वाले। तो ये पूरा का पूरा मैटर है वो अपने को 5 चैप्टर जिसका नाम वनस्पति, इसमें है वो पढ़ना है। तो इस तरह अपन ने 5 चैप्टर कंप्लीट किए। छठे चैप्टर की अगर मैं बात करूं, छठा जो अपना चैप्टर चलेगा, छठा चैप्टर, और उसका नाम है मृदा, या जिसे अपन सामान्यतः बोलचाल भाषा में है वो मिट्टी भी कहते हैं, है ना, सोइल। इस पार्ट में सबसे पहले मृदा क्या है अपन देखते हैं। भूमि की जो ऊपरी परपट्टी है, ऊपरी जो सतह है, जिसे अपन सामान्यतः मृदा या मिट्टी या इंग्लिश में अपन सोइल कहते हैं, ऊपरी परपट्टी। और ऊपरी परपट्टी में भी उसके बनने का जो पूरा का पूरा, आखिर इसका मृदा का निर्माण कैसे हुआ ना, जिसे अपन समझेंगे मृदा परिच्छेदिका से। मृदा परिच्छेदिका, तो मृदा परिच्छेदिका से पूरा अपन समझने वाले कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ, कितने संस्तरों में हुआ। अपन सामान्यतः कहते हैं 3 संस्तर है वो, क, ख और ग संस्तर में उसका निर्माण हुआ। निर्माण होने में कौन कौन से कारक है, ठीक। उसके बाद भारत में है वो मृदा के कौन कौन से प्रकार है, अपन कह सकते हैं सबसे जो उपजाऊ मृदा, जलोढ़ मृदा, बांगर या खादर। तो ये जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ेंगे। जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी वनस्पति पाई जा रही है, यहाँ पर कौन कौन सी कृषि की जा रही है, ये मृदा में कैसी सिंचाई हो रही है, उपजाऊ है कि नहीं है, कौन कौन से क्षेत्रों में ये वनस्पति है वो पाई जाती है भारत में। सामान्यतः जलोढ़ मृदा सबको ही पता होगा, अपना जो गंगा सतलज का मैदान है यहाँ पर है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। दूसरी जो अपनी मृदा है, जिसे अपन सामान्यतः लाल पीली भी कह सकते हैं, लाल पीली रेगर मृदा, तो लाल पीली मृदा हो गई, लेटेराइट मृदा हो गई, लेटेराइट मृदा। तो इस प्रकार से वो भारत में 4-5 प्रकार की मृदाएं हैं वो पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा हो गई, पर्वतीय मृदा हो गई,
तो इस प्रकार से है वो मृदा के प्रकार पढ़ेंगे कि भारत में कौन सी मृदा है वो कहाँ पे पाई जाती है। ठीक, इसके बाद जो अपने को पढ़ना है मृदा संरक्षण। अपन कैसे कैसे मृदा का संरक्षण कर रहे हैं, ठीक, और मृदा का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। जैसे सबसे पहले जो मृदा को ह्रास हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो हो रहा है मृदा अपरदन से। तो मृदा अपरदन क्या है, कैसे कैसे पवन और जल से है वो मृदा अपरदन है वो हो रहा है। तो ये सब अपन चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। मृदा अपरदन क्या होता है, मृदा अपरदन से क्या क्या चीजें हो सकती है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए अपन क्या उपाय कर रहे हैं, मृदा संरक्षण जो अपन सरकार कर रही है उस सरकार को करने के लिए क्या क्या उनमें है वो अपन सजेशन दे सकते हैं। तो वो सब अपन विस्तार से पढ़ेंगे। सबके है वो सजेशन सरकार भी लेती है, सजेशन आपसे भी लिए जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा अपना जो सोइल के ऊपर चलेगा। जो छठा पार्ट है उस पार्ट का नाम है मृदा। अब इस बुक का सबसे लास्ट जो पार्ट है उस पार्ट का नाम है, जो सबसे बड़ा विषय बना हुआ है, और वो अपना चैप्टर है पॉपुलेशन या जनसंख्या। अगर अपन बात करें जनसंख्या, जैसा कि हाल ही में जो आंकड़े प्रकाशित किए जा रहे हैं न्यूज़पेपर में, उसके अनुसार भारत है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, सबसे बड़ा या वो जनसंख्या की दृष्टि से देश बन गया है, चीन को पछाड़ते हुए। बहुत खुशी की बात है दूसरे देशों के लिए, भारत के लिए नहीं कह सकते। तो जनसंख्या के सारे आंकड़े या जनसंख्या के बारे में अपने को पढ़ना है। जनसंख्या में सबसे पहले अपन बात करते हैं जनगणना की। एक भाई साहब थे, अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम था लॉर्ड मेयो। ठीक, उन्होंने शुरुआत की सबसे पहले। उसके बाद लॉर्ड रिपन आए जिन्होंने और भी 4 चांद लगाए उसमें, और धीरे धीरे करते हुए आज तक अपनी है वो 14 जनगणनाएं हो चुकी हैं। तो जनगणना का मतलब है आखिर लोगों को गिना जाता है कि लोग आखिर भारत में है कितने, उसके हिसाब से अपन बात करेंगे जनगणना। अपनी जो लास्ट जनगणना हुई थी 2011 में, होनी तो चाहिए 2021 में, लेकिन अभी तक पेंडिंग है। सरकार ने कोई आंकड़े इसके जारी नहीं किए हैं, कोरोना की वजह से है वो थोड़ी सी जनगणना रुक गई है। तो अभी तक अपने को अपने जो बुक में दिए हुए आंकड़े सारे के सारे आंकड़े अपने को 2011 के पढ़ने। अब जनसंख्या में मुख्यतः अपन 5 चीजों को शामिल करते हैं। जनसंख्या में मुख्यतः 5 चीजों को शामिल करते हैं। सबसे पहले जनसंख्या का वितरण, भारत की क्या स्थिति है। पहली चीज अपन देखेंगे भाई भारत की स्थिति विश्व के संदर्भ में क्या है जनसंख्या में। जैसे अभी अपने को 2011 की जनगणना पढ़नी है सिर्फ। दूसरा स्थान है वो, पहले स्थान पे चीन हो गया, जैसे तीसरे पे अमेरिका हो गया, चौथे पे इंडोनेशिया हो गया, पांचवें ब्राजील हो गया, छठे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, रूस वगैरह, ये सब नाइजीरिया हो गए। तो इसके हिसाब से अपने को पढ़ना है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है वो कौन से राज्य की है, टॉप 5 कौन से, जैसे यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल हो गए। सबसे कम है वो कहाँ पे है, जैसे अपन बात करें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम वगैरह यहाँ हो गए। तो सबसे पहला अपना टॉपिक आता है वितरण, भारत में कितनी जनसंख्या है। उसके अलावा जनसंख्या के अंदर दूसरा जो अपन टॉपिक शामिल करते हैं वो है जनसंख्या वृद्धि। पिछले दशक की तुलना में इस साल है वो इस दशक में कितनी वृद्धि हुई है ना, कहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि है, कहाँ पे कम है। जैसे अपन बात करें 17.5 है वो जनसंख्या वृद्धि हुई है। उसके बाद अगर अपन तीसरा टॉपिक बात करें जनसंख्या घनत्व, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे। भारत की बात करें 382, सर्वाधिक कहाँ है तो सर्वाधिक बिहार में, न्यूनतम कहाँ है तो न्यूनतम है वो अपन कह सकते हैं भाई जनसंख्या घनत्व। तो अपने को ये सारी चीजें पढ़नी है, सर्वाधिक कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है, टॉप 5 कौन से, राजस्थान में कितना घनत्व है। घनत्व के बाद जो अगला अपना इसके अंदर टॉपिक शामिल किया जाता है वो है साक्षरता, लिटरेसी, पढ़े हुए लोग कितने हैं। सर्वाधिक केरल में, जैसे न्यूनतम बिहार में हो गए ना, तो इसके बारे में अपने को सारा पढ़ना है। और उसके बाद लास्ट जो इसमें शामिल किया जाता है वो है लिंगानुपात। लिंग का अनुपात, कितने पुरुष है, कितनी स्त्रियां हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है। लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, अपने को क्या कदम उठाने चाहिए जागरूकता फैलाने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या वगैरह को रोकने के लिए। तो ये 5 है वो टॉपिक अपने को जनसंख्या के अंदर पढ़ने। इसके अलावा एक टॉपिक अलग से आता है प्रवास, और एक टॉपिक आता है अपने नगरीकरण। ये 2 टॉपिक अपने को जनसंख्या के साथ ही पढ़ने हैं। प्रवास का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, जो स्थायी पलायन होता है, लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाके स्थायी रूप से बसते हैं, उसे अपन प्रवास कह रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है आजकल रोजगार और शिक्षा की वजह से। दूसरा अपना है नगरीकरण, सभी लोग गाँवों से वो नगरों में भाग रहे थे, वही लोग कोरोना में वापस गाँव में जा रहे थे, आज है वो लोग गाँवों से वापस नगरों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये पलायन है, इसको अपन नगरीकरण कहते हैं। ये तो सामान्यतः सारे आंकड़ों की बात होगी, इसमें अपने को सारे आंकड़े रटने पड़ेंगे। सारे आंकड़े है वो थोड़ा सा आंकड़ों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज्यादातर इसमें है वो रटने वाली चीजें रहेगी। तो ये ज्योग्राफी हालांकि पूरा ही समझने का है, लेकिन ज्योग्राफी में एक आध टॉपिक ऐसे है जैसे जनसंख्या होगी, इसको आपको पूरा रटाफिकेशन के ऊपर चलना पड़ेगा। तो ये जनसंख्या हो गई। इसके संबंध में अपने को जनसंख्या
के बारे में, एक तो जनसंख्या वृद्धि के बारे में अपने को दो चीजें है वो डेवलप करनी पड़ेगी। एक तो जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, होने के कारण, और आपके सजेशन, यानी आप है वो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय करोगे। सरकार आपसे सजेशन मांग रही है ना, सजेशन मांग रही है। आप जनसंख्या बढ़ रही है भाई, बढ़ रही है, तो भाई साहब आप बताओ बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, पहले तो ये बताना है कि अभी इस कारणों से बढ़ रही है। अब इन कारणों को अपन है वो ऐसा क्या करें जिससे जनसंख्या रुक जाए। जैसे कि अपन कह सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में चल रही है कि चाइना है वो दूसरे नंबर पे खिसक गया। तो चाइना देश को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनको एक डर सताया जा रहा है कि इस तरह है वो अपन धीरे धीरे अपने पास वैसे ही युवा जनसंख्या है नहीं, तो अपन है अपनी जनसंख्या है वो दिनों दिन जो यहाँ पर है वो घट तो रही है। ये तो अच्छी बात है कि चलो जनसंख्या कम हो रही है, लेकिन जनसंख्या कम कौन सी हो रही है, युवा जनसंख्या कम हो रही है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी थी वन चाइल्ड पॉलिसी, उसके कारण है वो बुढ़े लोग तो ज्यादा हो गए और क्रियाशील जनसंख्या जो युवा वर्ग है वो दिनों दिन कम हो रहा है। तो जनसंख्या ज्यादा होना भी नुकसान है, जनसंख्या कम होना भी अपने आप में नुकसान है। तो इस तरह अपने है वो 7वें चैप्टर जिसका नाम है जनसंख्या पॉपुलेशन, उसको अपने है वो क्लियर करेंगे। मैंने आज की क्लास में जो आपको है वो कुल 7 पाठों के बारे में बताया, जो है वो अपने 9th क्लास में ज्योग्राफी के में है वो पढ़ने हैं अपने को। उसमें है वो अपन पूरा विस्तार से चलेंगे, मैपिंग से चलेंगे, डायग्राम के थ्रू है वो आपको पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर आपको ये भी है बताया जाएगा कंपटीशन में कौन कौन से सवाल आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उदाहरण दूँ तो है वो हिमालय में है वो 3-4 श्रेणियाँ हैं। जैसे सबसे ऊपर अगर बात करें काराकोरम हो गई, लद्दाख हो गई, जास्कर हो गई, तो इनके बारे में RAS में भी पूछा गया है, IAS में भी पूछा गया है, कांस्टेबल में पूछा गया है। कहने का मतलब हर एग्जाम में है वो इन्हीं से सवाल, जो अपने NCERT 9 से 12 चलती है, इन्हीं से है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक ही क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया, निम्न श्रेणियों को है वो कालक्रम के अनुसार है वो छांटी रखिए। तो उन कालक्रम के अनुसार यही क्वेश्चन IAS, RAS, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, LDC, ग्राम सेवक, आप सभी पेपर देख लेना, ये सेम का सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन सभी यहीं से आते हैं, यहीं से पुटअप किए जाते हैं NCERT से। अगर अपन इनको ढंग से पढ़ ले, ढंग से पढ़ने का मतलब है एक बार पढ़ते ही उसको है वो अपन जिंदगी भर अगर अपन दिमाग में रखेंगे तो अपने को कोई भी सरकारी नौकरी तो क्या किसी दूसरे को प्रेजेंट करते हुए भी कभी समस्या नहीं आएगी। तो इस तरह ही अपन है वो सारी सब्जेक्ट पढ़ने वाले। मैंने आपको सिर्फ 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान के अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, और आगे चलकर अपन है वो इसके बारे में और भी विस्तार से पढ़ेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपको बताने के लिए आखिर आप क्या पढ़ने वाले, क्यों पढ़ने वाले, क्योंकि आपकी यही चीज़ें है वो आगे जाके काम आएगी। आगे जितने भी एग्जाम है मैंने आपको बता दिया, IAS से लगाकर नीचे सबसे नीचा लेवल होता है LDC या कांस्टेबल, वहाँ तक है वो अपने को ये चीज़ें काम में आने वाली। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। धन्यवाद।